अब एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने 2018 में हम लोगों ने प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं सही हूँ तो 2018 में हम लोगों ने ब्लैक होल का एक इमेज निकाला था। सो उसमें क्या रेडियो एस्ट्रोनॉमी का रोल था, उसके बारे में हमें ज़रा थोड़ा बताइए। एग्जैक्टली वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी ही है। ओके जी। रेडियो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर। और जी हाँ, बहुत बड़ा गैप लिया है यार इस बार मैंने। पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, सुब्रजीत के साथ हमने करी थी। अभी सुब्रजीत के साथ एक और वीडियो आएगी और जीएस के साथ भी हम लोगों ने एक वीडियो करी थी। बट आज जो मेरे साथ हैं वो इंसान, वो साइंटिस्ट एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक तो हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा पूरा देखना, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो, या फिर आप एस्ट्रोनॉमी में किसी भी तरीके से अपना योगदान देना चाहते हो, एस्ट्रोनॉमी को करना चाहते हो कि एस्ट्रोनॉमी प्रैक्टिकली हम लोग करना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं, इस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हैं। घर बैठे अगर आप लोग इस चीज़ पर रिसर्च करना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर आनंदा होटा को, जो कि सिटीजन साइंस प्रोग्राम चलाते हैं। और रेड एट होम के बारे में अगर आप लोगों ने सुना है तो रेड एट होम के फाउंडर और डायरेक्टर सर ही हैं। तो आप लोगों को मिलवाता हूँ मैं आज सर से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताइए कैसे हैं आप। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर चैनल। मैं ठीक ठाक हूँ। कोई तो अभी बता नहीं सकता कि इस दौरान जब कोरोना चल रहा है कि मैं पूरा ठीक हूँ। सब लोग डरे हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल। रोजेंडर पर भी हम लोग कोविड के चलते ही बहुत ज़्यादा गैप ले चुके हैं, बट कोई नहीं, वी आर बैक। और सबसे पहले तो सर ये हमें बताइए कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, और जो नॉर्मल जो हम लोग लाइट, विजिबल लाइट में एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, जो टेलीस्कोप्स वगैरह से हम लोग देखते हैं, उससे ये कितनी डिफरेंट है और इसकी ऑब्जर्वेशंस किस तरह से ली जाती है। ओके देखिए, आंख में देखने के बाद आकाश कैसे दिखता है, स्काई कैसे दिखता है, गैलीलियो से शुरू करके ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देखना लोगों का शुरू हो गया 400 साल पहले। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर में रेडियो कम्युनिकेशन, जेसी बोस मार्कोनी लेके रेडियो कम्युनिकेशन शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर के बाद वो जो रडार इंजीनियर थे वो थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाने लगे अपनी रडार को कि अभी तो एनिमी का प्लेन नहीं आ रहा है तो करेंगे क्या, ऊपर देखने लगे वेरियस फ्रीक्वेंसीज में, वेरियस पार्ट ऑफ द स्काई। दे स्टार्टेड लुकिंग एट एंड दे रियलाइज दैट जो रेडिएशन वहां से आ रहा है वो सन की ब्लैक बॉडी की तरह नहीं है, कुछ अलग ढंग का है। तो उसी से एक्चुअली लोग फिर ढूंढने लगे कि किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन से आ रहा है। सो सिग्नस कॉन्स्टलेशन का आ रहा है या विर्गो कॉन्स्टलेशन से आ रहा है, तो इतना पता लगाने लगे। तो वहीं से बेसिकली शुरू हुआ कि बियॉन्ड ऑप्टिकल स्काई से दूसरा ढंग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आ रहा है। तो जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी शुरू हो गया वहां से, अब रुकने का नाम नहीं लिया। अलग बैंड में एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, फिर लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर गए इंफ्रारेड में देखने के लिए, एटमॉस्फेयर के ऊपर गए अल्ट्रावायलेट में देखने के लिए, एक्सरे में देखने के लिए, गामा रे में देखने के लिए। इसी हिसाब से एक्चुअली पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड कवर हो गया कि हर वेवलेंथ का अलग अलग स्पेशलिटी है और वीकनेस है। जैसे कि मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ ताकि लोगों को समझ में आता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कुछ घुटने में या हाथ में कहीं पेन है, तो सिर्फ ऊपर से ऑप्टिकल फोटोग्राफ देख के आपकी स्किन का इलाज नहीं होता है। आपकी अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपकी एक्सरे करते हैं, तब जाके पूरा स्टोरी पता चलता है कि वो हड्डी टूटी है, वहाँ ब्लड एक्युमुलेशन है, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। तो काइनेमेटिक्स डॉपलर भी स्टडी करेंगे और मल्टी वेवलेंथ का इमेज भी लेंगे। दुनिया के स्पेस को समझने के लिए भी एग्जैक्टली यही स्टोरी है। सिर्फ फोटॉन्स क्यों नहीं, हम कॉस्मिक रे पार्टिकल्स का भी स्टडी करते हैं। अभी शुरू हो गया ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट करके स्टडी करने का। तो जितना भी तरीका हो सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन आता है, फोटोन हो या पार्टिकल हो, वेव्स हो या पार्टिकल हो, हम सबको लेके स्टडी करेंगे स्पेस को, क्योंकि हम वहां तो जा नहीं सकते। जी लेकिन हमारी पास्ट के बारे में जानने का सबको क्यूरियोसिटी है। जी जी जी। इस तरह से
इस तरह से देखोगे तो ऑप्टिकल वालों को स्किन दिखेगा, बोन नहीं, और एक्सरे वालों को बोन दिखेगा, स्किन नहीं। तो रेडियो जी एस्ट्रोनॉमी में कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी को नहीं दिखता है। ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में कुछ चीजें हैं रेडियो को नहीं दिखता है, जी लेकिन सब इंटरकनेक्टेड है। जी। तो इसी हिसाब से सबको जानना जरूरी है, सभी वेवलेंथ को। बेसिकली सर उसकी वेवलेंथ की वजह से हम लोग ज़्यादा दूर तक देख पाते, कुछ ऐसा है क्या कि लाइक रेडियो एस्ट्रोनॉमी में रेडियो वेव्स की नहीं, वेवलेंथ जो है हाँ वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ट्रैवल कर पाती हैं? हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही है। फॉर जी एग्जाम्पल देखो, दो एग्जाम्पल देता हूँ। जी अ, हम स्टारी नाइट सोचते हैं, जी हमारी सेंसिटिविटी आंख का येलो की तरफ ज्यादा सबसे ऑप्टिमाइज्ड है, हम ऑप्टिकल को देख पाते हैं। ये इवोल्यूशन हमको ऐसे ऑप्टिमाइज किया है कि सन की सरफेस टेम्परेचर के हिसाब से हम खुद को ऑप्टिमाइज कर लिए हैं। जी। हमको अगर रात में घूमना होगा, इंफ्रारेड में जाके देखना पड़ता है, कुछ एनिमल हम्म, इंसेक्ट्स इंफ्रारेड में पिकअप कर लेते हैं। तो इसी हिसाब से हमको अगर बियॉन्ड ऑप्टिकल देखना है, ऑप्टिकल में ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है डस्ट गैस वजह की वजह से। तो जब रेडियो में जाएंगे, लॉन्ग वेवलेंथ की वजह से जो डस्ट के पीछे छुपा हुआ है उसी को भी देख सकते हैं, राइट। तो और दूसरा पॉइंट है कि रेडशिफ्ट भी एक कंसेप्ट है। जैसे कि मानो हाइड्रोजन लाइन, ओके, 21 सेंटीमीटर में ही वो आता है न्यूट्रल हाइड्रोजन का। वो ऑप्टिकल वालों को दिखाई ही नहीं देगा वो लाइन, क्योंकि वो एनर्जी लेवल का वो इवेंट है ही नहीं। ठंडा ऑब्जेक्ट जैसे इंफ्रारेड में दिखेगा, ऑप्टिकल को दिखेगा नहीं। उस तरह का स्टोरी है कि कुछ एनर्जी प्रोसेस इतना लो होता है कि रेडियो में ही उसका लाइन आएगा। तो वो जब हाई रेडशिफ्ट होता है या बिग बैंग की क्लोज का होता है, वेरी अर्ली यूनिवर्स का होता है, वो पूरा और लॉन्गर वेवलेंथ में जाएगा। फॉर जी एग्जाम्पल, किस वेवलेंथ में किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे उसका एक फॉर्मूला है, lambda observed equal to 1 plus z redshift into lambda emitted. So neutral atomic hydrogen 21 सेंटीमीटर में छोड़ेगा लाइन। तो उसको अगर रेडशिफ्ट 4 का एक ऑब्जेक्ट देखना है, तुमको 21 सेंटीमीटर में नहीं दिखेगा, वो जाके 50 सेंटीमीटर में दिखेगा। 4 प्लस 1 इंटू 21 रफली। तो 5 इंटू 20 100 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर वेवलेंथ में जाके दिखेगा। तो नीचे की वेवलेंथ में, जैसे जीएमआरटी को इसीलिए बनाया गया है कि अर्ली यूनिवर्स की हायर रेडशिफ्ट फर्स्ट गैलेक्सी जैसे फॉर्म हुए होंगे, उसका हाइड्रोजन एटॉम देखना है तो आपको नीचे की नीचे वेवलेंथ में जाना पड़ेगा। सभी वेवलेंथ के इसलिए अलग अलग बेनिफिट है। हाइड्रोजन तो एटम डस्ट का के थ्रू मतलब, देखना है। सर यहाँ पर ये है कि उसका जो स्पेक्ट्रम हम लोग देख रहे हैं बेसिकली उसकी हाँ बात हो रही है यहाँ हाँ, पर, स्टार का यस अगर एक यस। स्पेक्ट्रम देखते हैं। जी जी जी। ये हाइड्रोजन क्लाउड है, स्टार बनने से पहले एटॉमिक स्टार क्लाउड बनने है, से, मॉलिक्यूलर नहीं। स्टार बनने से ओके। पहले जो बेसिक हाइड्रोजन क्लाउड होगा, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को क्लासिकली थोड़ा सोच के देखेंगे तो वो न्यूट्रल फेज में है। दूसरा हाइड्रोजन एटम आया नहीं, मॉलिक्यूल बना नहीं वो। जी ओके, तो वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनाने ज्वाइन नहीं हुए अभी तक, एटॉमिक फॉर्म में है, जी आयनाइज भी नहीं है, न्यूट्रल फॉर्म में है। तो उसका जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर सोचेंगे, एक दूसरे के चारों तरफ, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका भी थोड़ा एंगुलर मोमेंटम है, इसका भी एंगुलर मोमेंटम है। मान लो कि वो घूम रहे हैं, अगर वो पैरेलली घूमते हैं तो वो एक्चुअली हायर एनर्जी स्टेट में है, वो उल्टा घूमना चाहेंगे। जैसे कि पैरेलल मैग्नेट रिपेल्स करता है, एंटी पैरेलल होना चाहेंगे, ऑपोजिट साइड अट्रैक्ट होकर रहेंगे। जी उस तरह का वो हाई एनर्जी से छोटा एनर्जी पे आ जाएंगे, वो एक लाइट छोड़ेंगे। वो जी। लाइट आता है, बोस मॉडल जो पढ़े हैं हम, वो लाइट आता है 21 सेंटीमीटर में। पता नहीं मुझे कब शुरू हुआ, पता नहीं, मैं हिंदी में बोलने लगा हूँ। मैं नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, तो मेरा जेंडर वगैरह ग्रामर वगैरह थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, यहाँ पर सब चलता है, बस तो हमें वो ट्वेंटी साइंस वन चाहिए सेंटीमीटर किसी लाइन भी को भाषा देखने का में। मजा है। हाँ जी ठीक, वही एग्जैक्टली कि मैं भी जब तक उड़ीसा नहीं छोड़ा था, तब तक जी। हिंदी में कभी बोला नहीं था, बात किया नहीं था। तो फॉर्मली मैं हिंदी पढ़ा नहीं हूँ, थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ा हूँ लेकिन हिंदी नहीं पढ़ा हूँ फॉर्मली। कोई बात नहीं, जब आप एक हिंदी भाषी जगह पे आते हैं तो हो जाते हैं आप पूरे बात। नॉर्थ इंडिया ना, हिंदी में बोलोगे तो आधा अधूरी तो समझ जाएंगे। पर साइंस ऐसा ही कंसेप्ट है कि बेसिक वर्ड को तो मुझे इंग्लिश में ही बोलना पड़ रहा है, तो सब समझ जाएंगे एक्चुअली। वो बेसिक अगर सर आपने हिंदी में बोल भी दिया ना, तब भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हिंदी में वर्ड क्या था। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जैक्टली। एक्सेलरेशन का अगर हमने त्वरण बोल दिया तो आधे लोग तो ये समझने में लग जाएंगे कि त्वरण होता क्या है।
और या उससे ज्यादा डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट समझाना। अगर एक्सलरेटर हाँ बोलोगे स्कूटर का तो समझ जाएंगे, हो यही एक्सलरेशन कॉन्सेप्ट हाँ है करके। जी 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 जी। तो सर ये तो हो गई रेडियो एस्ट्रोनॉमी, और ये इसका डिफरेंस हो गया, और हम लोगों ने ये भी जाना कि किस तरह से ये एक दूसरे से शुरू डिफरेंस हुआ। आ जाता है। बट हम्म, ऐसा क्या था ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी में, जो विजिबल लाइट एस्ट्रोनॉमी जिसको मैं अभी डिनोट कर रहा हूँ, मैं सही वर्ड इसके बारे में नहीं जानता हूँ, बट हाँ विजिबल लाइट ऑप्टिकल एक्सप्लोरेशन। एस्ट्रोनॉमी कह के मैं इसको बुलाऊंगा। सो विजिबल लाइट एस्ट्रोनॉमी में ऐसा क्या था जो हम लोग नहीं सर्च कर पा रहे थे, जो अब हम लोगों को इस एस्ट्रोनॉमी के जो न्यू फील्ड है, जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, इसमें क्या चीज़ें और नई दिखी हैं। एक तो आपने बताया कि उस टाइम की जो गैलेक्सीज थी या जो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स था वो हम लोगों को देखने को मिला है, और क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को रेडियो एस्ट्रोनॉमी आने के बाद पता चली हैं। देखो, दो चीज बताता हूँ। जो हम जो भी वेवलेंथ रेडियो को जैसे ट्यून करते हैं ना, जी 99 मेगाहर्ट्ज पे ये स्टेशन आएगा, 99.1 पे दूसरा स्टेशन आएगा, जी जी लगभग वही है। कि लॉन्ग वेवलेंथ रेडियो से जब गामा रे तक तुम ट्यून करते करते जाओगे, वर्ल्ड यूनिवर्स का कंपोनेंट्स दूसरा दूसरा टेम्परेचर का तुम सेंस करते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक रेड हॉट आयरन को गर्म करने के बाद पूरा रेड हॉट से और ज्यादा गर्म ऑरेंज येलोइश कलर का आएगा, छोड़ दो तो येलोइश से ओके रेड हो जाएगा, रेड से डीप रेड हो जाएगा, उसके बाद इनविजिबल हो गया ऑप्टिकल को। लेकिन पास हाथ लोगे तो फिर भी वो इंफ्रारेड में ब्राइट कर रहा है, इसीलिए वो गर्म लगेगा। जी उस तरह का ही सिस्टम है जिससे नियो वॉइस कमेट बहुत हल्ला मचाया था, याद होगा। जी 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 तो जी उसको जी कैसे डिस्कवर किया गया था? उसी तरीके से कि वो जो गर्म चीजें हैं, 5000 6000 डिग्री चीजें, वो ऑप्टिकल में पिक कर रहा है। ऑप्टिकली देखोगे तो 5000 6000 ऐसे टेम्परेचर का चीजें दिखेगा। अगर नीचे नीचे आते जाओगे 2000 3000 टेम्परेचर के, अब ऑप्टिकल वाले मिस कर जाएंगे, कहाँ आएगा, नियर इंफ्रारेड वाले देखने लगेंगे। और नीचे करते करते, फॉर एग्जाम्पल देखो, मून की जिस तरफ सूरज की किरणें गिर रहा है, वो 150 200 डिग्री तक जाता है टेम्परेचर। दूसरी जी तरफ नहीं गिर रहा है, नाइट साइड, वो जी -150 -200 तक चला जाएगा। जी तो वो -150 200 वाला चीज कौन सा वेवलेंथ में दिखाई देगा? तो ऑप्टिकल में तो नहीं दिखेगा, ऑप्टिकल में गर्म नहीं नहीं है दिखेगा। उतना। जी तो इंफ्रारेड में जाके अगर देखोगे, इंफ्रारेड टेलीस्कोप में, वो फिर भी ग्लो करेगा। जैसे गर्म लोहे के पास में हाथ लेके गया, इंफ्रारेड डिटेक्टर बन गया था मेरा हाथ। तो जी उस तरह का ठंडा चीजें देखने के लिए, फ्रोजन चीजें देखने के लिए, कॉमेट जैसे चीजें देखने के लिए, प्लानेट जैसे चीजें देखने के लिए मुझे इंफ्रारेड टेलीस्कोप चाहिए। जी तो उस तरह का ही और नीचे जब जाओगे कि और ठंडा चीजें, कोल्ड फ्रोजन स्टफ गैस यूनिवर्स में जो है, वो और लंबा लंबा वेवलेंथ पे जाना पड़ेगा। और गर्म चीजें देखना है तो 5000 6000 छोड़ के मानो 10,000 20,000 केल्विन का चीजें देखना है तो अल्ट्रावायलेट में ढूंढना पड़ेगा। जी और मिलियन डिग्री केल्विन का चीजें ढूंढना है तो प्लाज्मा बन चुका होगा, कोई एटॉम मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, एक्सरे में देखना पड़ेगा उस चीज को। जी तो और एनर्जी चाहिए, रिलेटिविस्टिक प्लाज्मा बन गया तो गामा रे जाओ, या तो रेडियो जाओ। जी ठीक, उस तरह का कुछ ये सब हो गया थर्मल चीजों का मैटर। चीजों जो कि गर्म होता है, जो ठंडा है या गर्म है, उसका स्टोरी है। और भी तरह की चीजें हैं जो कि थर्मल चीजें नहीं है, जिनमें कि टेम्परेचर डिफाइन नहीं कर सकते हो। टेम्परेचर कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? जो वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की तरह कोई टेम्परेचर की तरह पीक है, वो वेजिटेट कर रहे हैं, बाकी चीजें ठंडा है, बाकी चीजें गर्म है। उसको गर्म कर देते वो पीक खिसक जाता है, ठंडा कर देते पीछे पीक नीचे आ जाता है। ये बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टी है। जी ज्यादा गर्म करते हो पानी जैसे ज्यादा अच्छा लगता है, दूध बॉयल होता है जैसे। तो सारी चीजें ऐसे नहीं होते हैं, कुछ चीजें थर्मल नहीं है, नॉन थर्मल प्लाज्मा बोलते हैं हम उसको। कि उसमें जैसे अमीर गरीब है ना, कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गरीब लोग होते हैं और कोई छोट गिने चुने नंबर की बिलियनर होते हैं। तो पार्टिकल का भी बिहेवियर कभी ऐसा होता है नॉन थर्मल प्लाज्मा में, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं कम एनर्जी वाले, और कुछ थोड़े से ही पार्टिकल होते हैं ज्यादा एनर्जी वाले। उस तरह की प्लाज्मा रेडियो में इमिट करते हैं प्रिडोमिनेंटली। तो रेडियो टेलीस्कोप वही देखता है नॉन थर्मल प्लाज्मा, जो कि थर्मल वाले यूवी ऑप्टिकल आईआर एक्सरे किसी को नहीं दिखाई देगा वो, क्योंकि वहां एटॉम मॉलिक्यूल है ही नहीं।
सिर्फ कॉस्मिक रे पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन सब फ्री है। वो कहां से आता है? ब्लैक होल की तरफ तरफ जब गैस गिरता है वहां से मैग्नेटिक फील्ड उसको इजेक्ट करता है जेट की तरह। वो जीएमआरटी को प्रिडोमिनेंटली दिखता है हमारा जो रेडियो टेलीस्कोप है। तो कुछ चीजें ऐसा है जो कि इमिशन प्रोसेस मैकेनिज्म उसका ऐसा है कि यूवी आईआर ऑप्टिकल थर्मल प्रोसेस है ही नहीं। वो नील्स बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो एट बाउंड एटम नहीं है। जो नॉन बाउंड चीज है, प्लाज्मा है, कॉस्मिक रे है, वो फ्री हो चुके हैं, इतना एनर्जेटिक है, क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट घूमते हैं वो पार्टिकल्स। तो रेडियो गामा रे ये सब चाहिए। वेरी हाई एनर्जी पे जाओ या वेरी लो एनर्जी पे जाओ, रेडियो इंटरेस्टिंग हो जाता है। जी, बढ़िया। तो सर मतलब कि इसमें हम लोगों ने ब्लैक होल के आसपास की चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करी है, जो हमारा या ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी है। तो सर अब एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने 2018 में हम लोगों ने प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं सही हूँ तो 2018 में हम लोगों ने ब्लैक होल का एक इमेज निकाला था। सो उसमें क्या रेडियो एस्ट्रोनॉमी का रोल था, उसके बारे में हमें ज़रा थोड़ा बताइए। एग्जैक्टली, वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी ही है। ओके, जी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी मतलब 50 मेगाहर्ट्ज, जिसमें हम एफएम स्टेशन सुनते हैं, रेडियो मिर्ची, हॉट प्लाज्मा, कुछ 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 बहुत सारे नाम होते हैं, दिल्ली में क्या है पता नहीं। पर ये सब है एक्चुअली एफएम स्टेशन जो 100 मेगाहर्ट्ज के करीब है। वहां से लेके जब आपको 900 गीगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी पे जाओगे, सब कुछ को रेडियो कहा जाता है। तो जो 900 वाला 300 900 200 ऐसे गीगाहर्ट्ज का मिलीमीटर साइज का वेवलेंथ हो जाता है, वो भी रेडियो कहलाया जाएगा, लेकिन सब मिलीमीटर कहते हैं हम, मिलीमीटर से छोटा हो जाता है करके। जैसे कि जीएमआरटी वाला मीटर वेवलेंथ रेडियो एस्ट्रोनॉमी है। ओके, और वो सब मिलीमीटर रेडियो एस्ट्रोनॉमी हो गया। आल्मा टेलीस्कोप, आल्मा और बहुत सारे टेलीस्कोप को मिला के फिर कंबाइंड नाम दे दिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जो कि ब्लैक होल का इमेजिंग क्या करके मेदू बड़ा इमेज, रिंग इमेज काफी फेमस हो गया। ब्लैक होल का आइकॉन इमेज बन गया वो। हर कोई वो ऑरेंज कलर का रिंग देखता है आधा अधूरा, तो वो ब्लैक होल ही है। तो ब्लैक होल ऐसा फेमस बन गया उसका लिए कि इमेज बन गया। जी। फनी थिंग इज, उसको जो देख नहीं सकते हो उसका एक इमेज बनाइए हम, और हाँ, कितना कॉम्पिटिटिव कंसेप्ट है। लेकिन समझा देता हूँ वो एक छोटी सी कुछ लाइन पे। वो इतना छोटा सा चीज है कि हम उसको रिजॉल्व करके देख नहीं सकते। तो फिर तुम जब बोल रहे हो कि हम देखे हैं ब्लैक होल की फास्ट इमेज, क्या देखे हो एक्चुअली? मान लो आपके पास एक बल्ब है, और मैग्नीफाई करते करते बड़ा टेलीस्कोप देखते देखते जा रहे हो। जितना तक देखोगे तो छोटा सा पॉइंट सोर्स दिखता है, क्योंकि वो बहुत दूर का है। तुम्हारे पास पहली बार इतना रिजोल्यूशन आ गया कि वो सेंट्रल पीक जो एक पॉइंट सोर्स की तरह दिख रहा है, सेंटर में ही ब्राइट है, बाकी तरफ फेंट है चारों तरफ, वो छोड़ के तुमको सेंटर में एक डिप दिखाई दिया। क्यों होगा? क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर तुमको दिखने लगा। जो कॉइल है जो बल्ब का, वो शायद सी शेप्ड है या सर्किल है, वो पॉइंट नहीं है। पहली बार इतना हाईएस्ट रिजोल्यूशन का रेडियो इमेजिंग बनाए लोग कि बीच में पीक नहीं है इमिशन का, बीच में डिप है। डिप क्यों है? चारों तरफ गर्म चीजें हैं, पर बीच का लाइट एक्चुअली गायब हो रहा है ब्लैक होल के एक्रेशन की वजह से। वो सब कर गया। तो पहली बार हमको इसीलिए पता चला कि देखो बीच में जो चीज है, जो आज तक एक पॉइंट की तरह दिखता था, हमको कुछ भी रिजोल्यूशन बढ़ाए वो पॉइंट ही दिखता था, आज पहली बार हम बीच में एक छेद दिखाई दिया। तो छेद को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका हमको अभी तक पता नहीं है, ताकि ये कि बीच का चीज एक्चुअली लाइट और नहीं छोड़ रहा है, वो लाइट को कम कर रहा है, गायब कर रहा है किसी वजह से। तो बाकी क्या हुआ कि उसका साइज कितना है, कितना डिस्टेंस पे है, ब्लैक होल की मास का थ्योरी के हिसाब से तुम्हें कितना साइज के बाद वो नहीं दिखना चाहिए, वो सब में फिट बैठता है। इसी वजह से हम बिलीव कर लिए हैं कि इसको ब्लैक होल का इमेज मानते हैं, पहली बार हमने किए ये करके। आगे बहुत सारी चीज आएगा कि हम बहुत सारे स्ट्रक्चर उसके अंदर ढूंढने लगे, क्योंकि हम कंटिन्यूस उसका रिजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे। जी, 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 जी। तो यानी कि ब्लैक होल को अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो इसी टेलीस्कोप से किया है। अच्छा हाँ, सर अभी आपने जीएमआरटी का नाम काफ़ी बार लिया है। सो और जीएमआरटी इंडिया का है। तो जीएमआरटी के बारे में हमें बताइए, ये भी एक रेडियो टेलीस्कोप है या और कितने रेडियो टेलीस्कोप्स इंडिया के पास हैं?
हाँ। एक तो मैंने सुना था शायद डॉक्टर भाभा ने बनवाया था उसको, एक माउंटेन हिल पे है एक टेलीस्कोप ऐसा, जो डॉक्टर अभी अभी उनका देहांत हुआ था, सो मेरे को उनका करेक्ट, नाम याद नहीं आ करेक्ट, रहा, बट उन्होंने बनाया था, मैंने उनके इंटरव्यू में देखा था कि वो बताता हूँ, उन्होंने बनाया था। जी जी, उसके बारे में बताइए। बताता हूँ। देखिए, इंडिया का काफी पुराना रिश्ता है रेडियो की तरफ। आचार्य जेसी बोस के जी से शुरू करके काफी पुराना रिश्ता है। जो रेडियो कम्युनिकेशन वो पहला डिस्कवर करके डेमोन्स्ट्रेट किए, उनकी इंस्ट्रूमेंट, उनकी कॉन्सेप्ट लेके मार्कोनी उसको आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन किए, वो नोबेल प्राइज भी मिला उनको। और दुनिया की सबको समझ में आता है कि IEEE वगैरह को जैसे सबको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि जेसी बोस को भी उसमें भागीदार बनाना चाहिए था। ओके, तो पॉइंट ये है कि वहां से जब शुरू करते हैं रेडियो, जो जो फेमस साइंटिस्ट का नाम आपको याद नहीं आ रहा है, उनका नाम है गोविंद स्वरूप। जी, गोविंद स्वरूप हाँ, सर। पद्मश्री है और FRS है। वो भारत की फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है उनको। जी वो इतनी इतनी महान हस्ती जैसे यूज करते हैं ऐसे वर्ड, तो इतना वर्ड मुझे नहीं आता है। लेकिन जब किसी को फादर कहा जाता है ना, यू कैनॉट हैव एनी रिप्लेसमेंट टू दैट नेम। किसी को माँ कहना और किसी को पापा कहना, इससे बड़ी कोई अप्रिसिएशन नहीं हो सकता है। जी तो वो जब इंडिया में वापस आए, और भाभा का भी नाम लिए हो, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनका भी जी जी कंट्रीब्यूशन उसमें है। जी ही एक्चुअली इनवाइटेड प्रोफेसर स्वरूप टू कम एंड स्टार्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। जी उनको काइंड ऑफ ओपन चेक जो बोलते हैं ना, कि ब्लैंक चेक, उस तरह की वो ऑफर दिए थे। तुम अगर चाहते हो करके दिखा सकते हो, हम तुमको हेल्प करेंगे बहुत बड़ी प्रोजेक्ट बनाने में। और वो एग्जैक्टली वही किए। कि वो जो इंडिया में वापस आने के बाद, किसी ने उनको पूछा था कि आप इंडिया वापस क्यों आए? जब US में थे तो अच्छे नौकरी में थे, फैकल्टी वहां थे, वहां इतना प्रोग्रेस हो रहा था, इंडिया में वापस क्यों आए? तो कहीं पढ़ा हूँ, एग्जैक्टली मैं रेफरेंस अभी याद नहीं आ रहा है, कि वो बोले थे कि उनके चाचा अंकल वगैरह को फ्रीडम फाइट में पार्टिसिपेट करते हुए देखे हैं, सुने हैं, उनके दर्द सुने हैं वो। तो वो सोचने लगे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे साइंस तो पढ़ाई किया हूँ, उससे ज्यादा तो मुझसे दूसरा चीज में मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो साइंस में मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अपने देश के वापस आके उसको आगे ले सकता हूँ, ऊपर उठा सकता हूँ। दैट विल माई वे ऑफ, आई यूज दिस वर्ड, पॉजिटिव रिवेंज। जी अच्छे तरीके से बदलाव लिया कैसे जाए। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप सुना हूँ, कौन सी फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा है, टाटा के उनके जो मम्मी थे, वो कैंसर में देहांत हो गया थे। तो वो शुरू किया कि मैं यही कैंसर का हॉस्पिटल शुरू करूंगा। तो इसको मैं बोलता हूँ रिवेंज लेना है, लेकिन पॉजिटिव लेना है, ताकि जो चीज की वजह से आपको सफरिंग हुआ, किसी और को उसी सफरिंग ना हो। आपका जी जो प्रॉब्लम है उसी को आपको ऐसे पलटाना पड़ेगा कि बाकी लोगों को वही प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको समझ में आता है तो वो प्रॉब्लम क्या है। चलो भटकते हैं, रास्ते भटक नहीं रह जाते हैं रास्ते में। जी तो जी वो स्वरूप जब वापस आए इंडिया में, तो वो सोचते रहे कंटिन्यूअस कि सबसे बड़ा चीजें कैसे कर सकते हैं रेडियो स्टेशन में, ताकि हम अव्वल नंबर पे, नंबर 1 रहे। जो आप सोचते हो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटॉन के अंदर क्या हो रहा है ना, छोटे छोटे गड्ढे रास्ते का नहीं दिखता है आपको। आपका एम बहुत बड़ा हो गया। तो वो एक्चुअली सबसे बड़ा प्रोजेक्ट की ड्रीम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, लेकिन और बड़ा क्या कर सकते हैं। जी ऊटी में 0.5 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन ढूंढ ढूंढ के पूरे इंडिया में, जो कि माउंटेन में अगर तुम लेट जाओगे, ऊटी का वो जो माउंटेन वो टेलीस्कोप बनाए, वो लेट जाओगे कि आपका बॉडी का एक्सिस, स्पाइन हेड, विल बी पैरेलल टू अर्थ एक्सिस। तो वो ओके हॉराइजन में आपको पोल स्टार दिखाई देगा। ऐसे एग्जैक्ट स्लोप ऐसे बना हुआ है, इंडिया भर ढूंढे हैं वो। तो वहां एक बड़ा सा सिलेंडर का जैसा टेलीस्कोप बनाए, 0.5 किलोमीटर लॉन्ग, एक ही एक्सिस है उसका। तो वो पूरा टेलीस्कोप, ½ किलोमीटर लंबा सिलेंडर घूमता है आकाश को ऑब्जर्व करने के लिए। वो अभी भी दुनिया का उस तरह का सिंगल सिलिंड्रिकल टेलीस्कोप में लार्जेस्ट है। ऊटी रेडियो टेलीस्कोप अभी भी उस तरह जी का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, जो कि इंडिया में है। इंडियन इंजीनियर साइंटिस्ट बनाए हैं और इंडिया में ही है। चमत्कार रेडियो एस्ट्रोनॉमी डिस्कवरीज किया है वो।
बिग बैंग के सपोर्ट में बहुत बड़ा बड़ा डिस्कवरी किया है वो, एक्चुअली काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरा स्टडी स्टेट को डिसफेवर करके बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने में, उससे बड़ा वो सोचने लगे। वो सोचते थे कि इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास चीजें सोचते थे वो गोविंद स्वरूप जी। ओके, पद्मश्री क्या, उनको एक्चुअली भारत रत्न देना चाहिए था। पद्मश्री तो कई पुराना अवार्ड उनको मिल चुका था, उसके बाद कुछ नहीं मिला था उनको, लेकिन दुनिया जानता है उनका वैल्यू क्या है। ओके, कभी कभी हम अवार्ड देने में चूक जाते हैं। तो क्या ये बोल तो रहे थे, इंडिया में जीएमआरटी? बहुत हुआ है सर, बहुत हुआ है, इंडिया नहीं, बहुत कंट्री में होता है। बहुत कंट्री में हुआ है, और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिस आउट करी हैं, बट कोई नहीं, अभी हम आगे सुधारना पड़ेगा हम लोगों हमें को। आगे सुधारना पड़ेगा। हमारा वही, ही देश है, हमारी फ्यूचर जनरेशन हमको ही दोष देंगे, नहीं तो फिर। जी बिल्कुल 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 सर। तो वापस आते हैं जीएमआरटी में। जी तो वो अमेरिका में जो ऐसा एक टेलीस्कोप है, वेरी लार्ज एरे करके, वो गोविंद स्वरूप बड़ा बड़ा चीज सोच रहे थे, छोटा सोचना उनकी आदत नहीं है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना वो वही लेंगे, और करके दिखाना उनका स्टाइल है। वो जितना इनोवेटर है, इंजीनियर मस्त है, टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, मैनेजर, क्या क्या कैलिबर नहीं था उनको। एक काइंड ऑफ एवरीथिंग ऑल राउंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर है वो। फाइनेंस को जैसे समझते हैं कि झाड़ू करने तक भी वो आ जाएंगे, बताएंगे कि इस तरह का ऐसे करो, इधर रखो करके। उनके आइडिया की कमी नहीं होता है, लोग उनके आइडिया से डर जाते थे कि इतने वेराइटीज ऑफ आइडिया उनके आएगा। मैं जब बैंगलोर में था, वो 80 हो जाए, 70 हो जाए, 60 हो जाए, उनको आइडिया, नए नए आइडिया आने का कभी कमी नहीं हुआ उनके, और सोचने का, प्रोजेक्ट सोचने का कभी कमी नहीं हुआ। तो जेएमआरटी बनाए अमेरिकन टेलीस्कोप से 3 गुना बड़ा। ऐसा नहीं है कि बड़ा बनाना पर्पज है, उसको इनोवेटिव और साइंटिफिकली मोटिवेटेड करना है। तो जो चीज एक्चुअली बाहर के लोग नहीं कर सकते, वो कॉम्पिटिटिव एज इंडिया में क्या है, ताकि हम वो चीज कर पाएंगे। उस तरह का वो सोचिए कि लो फ्रीक्वेंसी में आके हाई रेड शिफ्ट का, अर्ली यूनिवर्स का फर्स्ट गैलेक्सी, फर्स्ट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कैसे बना होगा, अगर समझना है तो हमको लो फ्रीक्वेंसी में आके सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन एटम को स्टडी करने के लिए, क्योंकि वो पहली बार हाइड्रोजन ही बनेगा, उससे पहले तो कुछ होगा नहीं, कोई एटम नहीं है, बाकी सब उसके बाद ही बने हैं। तो वो जीएमआरटी बना है उतना बड़ा कि अमेरिका से भी 3 गुना बड़ा एक टेलीस्कोप, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला। सिर्फ हाइड्रोजन दिखने के लिए नहीं, सारे काम करेगा वो, पल्सर भी ढूंढेगा, ब्लैक होल का भी इमेज करेगा, ब्लैक होल के जो प्लाज्मा आउटफ्लोज है सब काम करेगा। 1400 मेगाहर्ट्ज से लेके 150 मेगाहर्ट्ज तक सारे फ्रीक्वेंसी में, इसीलिए बड़ा भी बना और लो फ्रीक्वेंसी में बना। लो फ्रीक्वेंसी का इस तरह का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। आज से 20-25 साल हो जाएगा, मतलब 22 हो जाएगा, कि इतना बड़ा इस तरह का सेंसिटिव, हाई रिजोल्यूशन, हाई सेंसिटिव टेलीस्कोप वर्ल्ड में नहीं है इस फ्रीक्वेंसी में काम करने वाला। तो इस वजह से दुनिया भर की साइंटिस्ट इंडिया में आते हैं हर साल। अभी तो बहुत सारे ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन हर साल आते हैं, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ नेचर साइंस में पब्लिश करने वाला डिस्कवरीज पब्लिश करते हैं जीएमआरटी से। ऐसा इंस्ट्रूमेंट शायद इंडिया में नहीं है। और अब इसीलिए आगे लेने के लिए जीएमआरटी के हमारा जो हेरिटेज हुआ, आगे लेने के हम स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ज्वाइन कर रहे हैं। दुनिया का और बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनेगा, लेकिन वो 10 साल लगेगा। जी जी जी। और जीएमआरटी के डेटा को स्टडी करवा कर बच्चों से रिसर्च करवाना, वो काम जो है अभी सर कर रहे हैं, उसके बारे में आएंगे। अभी पार्ट 1 पार्ट 2, एक तो मैंने आजकल नई चीज़ स्टार्ट करी, नई चीज़ क्या क्या, पुरानी चीज़ ये कि मैं जो भी इंटरव्यूज़ होंगे उनको 20-20 30-30 मिनट के पार्ट्स में बनाऊंगा, वरना तुम लोगों को देखने में बड़ी दिक्कत होती है। सो ये वाला पार्ट जो है अभी हम लोग चल रहा है, इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट रेड एट होम के बारे में करेंगे। सो सर, इंडिया के टेलीस्कोप्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी तो कर लिया। अब ये हमें बताइए कि अभी के हिसाब से इंडिया जो है वो जीएमआरटी को यूज़ करके और बाकी चीज़ों को यूज़ करके क्या क्या और रिसर्च कर रहा है। ओके, देखो, बताया था मैंने कि जीएमआरटी एक वर्सेटाइल रेडियो और टेलीस्कोप और है। सर एक चीज़ और, इसरो और जो हमारे मतलब बेसिकली जो स्पेस साइंस के प्रोग्राम्स हैं और ये जो हमारी रेडियो एस्ट्रोनॉमी है, क्या ये इंटरकनेक्टेड होके इनमें डेटा शेयरिंग वगैरह होके क्या प्लान्स उस तरीके से बनते हैं कि अगर कोई रॉकेट लॉन्च वगैरह करना हो, सैटेलाइट लॉन्च करना हो, सो क्या इन सब चीज़ों की हेल्प लेकर किया जाता है?
सो इसके बारे में भी हमें बताइए। बताता हूँ। देखो, स्टूडेंट्स या सिटीजन्स ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि कौन सा स्पेस साइंस है, कौन सा कॉस्मोलॉजी है और कौन सा एस्ट्रोनॉमी जी है ना। जी तो जी। कौन सा एस्ट्रोनॉमी है, कौन सा एस्ट्रोफिजिक्स है, कौन सा कॉस्मोलॉजी है, कौन सा स्पेस साइंस है, इसमें ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करते। दे आर अमेज्ड बाय एनीथिंग दैट इज आउटसाइड। व्हाई? बिकॉज द पैरामीटर स्पेस दे आर, टेम्परेचर, डेंसिटी, स्ट्रक्चर, चीजों की बिहेवियर इतना एक्सोटिक है। अर्थ के बाहर चले जाओगे तो यू आर सरप्राइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। बचपन में एक स्टोरी पढ़ा था, वो प्रोच का नाम था पहाड़ चढ़ना। मैं उड़िया का है, हिंदी में थोड़ा बोल रहा हूँ उसको। तो वो राइटर लिखे हैं कि पहाड़ के ऊपर क्या मिलेगा? क्या सोना मिलेगा जो गए हो पहाड़ के ऊपर? क्या पहाड़ के ऊपर आने जाने से तुमको नौकरी मिल जाएगा जो पहाड़ के ऊपर चढ़ने गए हो? पहाड़ चढ़ना इज काइंड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट एम, इट्स ए चैलेंज। इतना ऊंची है, क्या मैं पहुंच पाऊंगा? क्या कोई भी पहुंच पाएगा वहां? तो उस तरह का जब एम होता है, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन मन में नहीं आता है। मुझे अवार्ड मिलेगा इस वजह से बड़ा काम करना है, नहीं होता है। बड़ा काम के लिए दूसरा जुनून होता है, तो काम खत्म करना या काम में सक्सेस पाना इटसेल्फ इज ए अवार्ड। अवार्ड दे के कभी कभी बोलते हैं ना कि अवार्ड दे के वो खुद अवार्ड अवार्डेड होता है। जी देखिए, अगर बड़ा आदमी को तुम अवार्ड देते हो तो वो अवार्ड एक्चुअली पहचाने जाता है वो बड़ा आदमी के हिसाब से। तो वापस आते हैं, जेएमआरटी क्या बड़ा काम करता है? ओके, तो जेएमआरटी जैसे बोला था कि वो हाइड्रोजन लाइन देखता है, जी गैलेक्सीज कैसे फॉर्म होते हैं, स्टार कैसे फॉर्म होते हैं, गैलेक्सी कैसे घूमता है, उसमें कितना स्पीड में घूमना चाहिए और कैसे घूमता है ताकि वो डार्क मैटर का एक एविडेंस है, वो सब स्टडी करता है। वो देखता है कि प्लाज्मा कैसे निकलता है गैलेक्सी से, वो प्लाज्मा का जो ब्लैक होल एक्रेशन की वजह से प्लाज्मा निकलता है, रेडियो गैलेक्सी बोलते हैं उसको, वो गैलेक्सी के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, स्टार फॉर्मेशन के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, क्या बुरा बर्ताव होता है उसका। गैलेक्सी इवोल्यूशन का एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि क्या हम पल्सार जो बोलते हैं, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार, हम्म। इस चीज को स्टडी करके क्या नया चीज हम ढूंढ सकते हैं कि वेरी हाई डेंसिटी पे, वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड पे, वेरी क्लोज टू कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, हाई ग्रेविटेशनल फील्ड पे क्या नया नया फिजिक्स होता है, उसका एक स्टडी होता है। फिर जैसे बोला था कि वेरी हाई रेडशिफ्ट अर्ली यूनिवर्स पे गैस कितना था, स्टार फॉर्मेशन कैसे पहले कम था फिर बढ़ गया फिर कम हो गया, ये सब क्यों होता है। तो बहुत सारे वेराइटीज का मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स, थर्मल, नॉन थर्मल, स्टार्स, ब्लैक होल, गैलेक्सीज, गैस, बहुत वेराइटीज ऑफ स्टडी होता है। डजन्स ऑफ नेचर पेपर, साइंटिफिक साइंस जर्नल में पेपर, जर्नल डिस्कवरीज है, 100 पेपर्स पब्लिश हो रहा है, वेरी डिटेल स्टडी। सारे के सारे चीजें को जब डिफिकल्ट हो जाता है, डिटेल हो जाता है जर्नल्स में, पब्लिक को बताया नहीं जा सकता, पब्लिक को समझाना मुश्किल होता है। तो उसके लिए जो अच्छा अच्छा रिजल्ट होता है उसका प्रेस रिलीज निकालते हैं, न्यूज़पेपर को सिंप्लीफाई करके बड़ा बड़ा डिस्कवरी को लोगों को एक्साइटमेंट के लिए समझाते हैं। और वो एक्साइटमेंट लोगों को एक्साइट करना पर्पज नहीं है, उसका एक ड्वाल पर्पज है। लोगों को अगर नहीं बताओगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को पता कैसे चलेगा कि एक्साइटमेंट कहाँ है, क्या चमत्कार हो रहा है। वो स्टूडेंट फिर आएंगे रिसर्च करने कैसे? उस एक सर्कुलर लूप है, पब्लिक आउटरीच, साइंस कम्युनिकेशन और डिस्कवरीज, दे आर इन द सेम लूप सर्किल। तो रिसर्च, एजुकेशन, आउटरीच, साइंस कम्युनिकेशन जो भी बोलो, सब एक्चुअली एक सर्कुलर लॉजिक में चलता है, सब एक गिव एंड टेक फीडबैक होता है। तो जेएमआरटी के डिस्कवरीज हम लोगों को पहुंचाते हैं पब्लिक प्रेस रिलीज की वजह से। जो अच्छे अच्छे प्रेस रिलीज है, मेरा भी ऐसे डिस्कवरीज है जो कि स्पेका रेडियो गैलेक्सी के हिसाब से दुनिया भर में बहुत सारे न्यूज हो गया, 3 लाख गूगल हिट हुआ। तो लोगों को वहीं से न्यूज मिलता है कि हाँ हमारे जेएमआरटी एक टेलीस्कोप है, वहां से हम ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, गैलेक्सी के ऊपर रिसर्च करते हैं, चलो मैं वहाँ एक प्रोजेक्ट करता हूँ। तो उस तरह से साइंस डिस्कवरी से अलग अलग फील्ड में। आपकी सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन था कि स्पेस साइंस से, इसरो से रिलेटेड जैसे, तो एग्जैक्टली ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक जेएमआरटी को लेके इसरो का हुआ नहीं है, पर इसरो के बड़े लेवल विजिट्स वगैरह हो चुका है। वो एक्चुअली जो रॉकेट वगैरह नेक्स्ट लॉन्च किया जाएगा, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान वगैरह हो,
उसका रेडियो कम्युनिकेशन बहुत फेंट होता है, तो वो जीएमआरटी बड़ा डिश होने से वो फेंट चीज को एक्चुअली स्ट्रांगली कैप्चर कर सकता है। तो नॉट गेटिंग द नेम नाउ, सम यूरोपियन और अमेरिकन लैंडिंग ऑन मार्स आई थिंक व्हाट्स कैप्चर्ड बाय जीएमआरटी, बिकॉज सारे के सारे 30 एंटेना जो है दे कैन वर्क लाइक ए सिंगल बिग डिश एंटेना। सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, 30 एंटेना है, 45 मीटर डायमीटर, 45 roughly like one electric pole to another electric pole, huge size, पर 30 ऐसे एंटेना है 25 किलोमीटर एरिया में। तो आगे भी ये प्लान है जरूर, मैं कंक्रीट डिटेल तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आगे भी ऐसे प्लान है जरूर कि इसरो का जो स्पेस मिशन है उसको जोड़ना जीएमआरटी की पावर के साथ इंडिया की बेनिफिट के लिए है। इंडिया का दो जो स्पेस साइंस और एस्ट्रोनॉमी में दो जायंट नेम्स है, जीएमआरटी और इसरो, दोनों को जोड़ना is not only for attractive for the public, it is for the best use of taxpayers money, and it has to happen, it is going to happen. When it is exactly happening, I don't have a date, but it is certainly happening, that we will combine these two powers. Indirectly actually what I can say also, that the whatever engineers they have built GMRT, many of them have actually built deep space communication network for ISRO. Those engineers who have done for GMRT, they have gone to ISRO, and there are many things give and take actually happens. This is engineers don't care what science we do, right? They are going to space astronomy or astronomy, it doesn't matter. They are challenged by the quality of the instrument that they build. Like Big Bang का जो proof है 3 degree Kelvin, it was not discovered by cosmologists, it was discovered by radio engineers, Penzias Wilson. Cosmologists उसको interpretation दिए, दोनों को नोबेल प्राइज मिलेगा, क्योंकि जो किया है भले ही उसको पता नहीं क्या किया है, लेकिन उसका स्पेशलिटी है कि वो कर पाया, बाकी लोग तो नहीं कर पाए, बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं उसको भी, लेकिन वो देखा कि नहीं ये इग्नोर नहीं कर सकते। रमन इफेक्ट का भी ऐसा एक स्टोरी है कि जो लाइट आ रहा था स्ट्रॉन्ग, उसको छोड़ा, वो तो नॉर्मल है, छोटा सा फीबल लाइट आ रहा था दूसरा कलर में, दूसरा वेवलेंथ, यही डिस्कवरी है। मुझे डाउट नहीं करना है अपनी स्किल पे और अपनी इंस्ट्रूमेंट पे, मुझे पकड़ना है नया चीज क्या दिख रहा है। नया चीज तो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है ना, थोड़ा सा ही दिखाई देगा, जब पहुंचोगे ढूंढोगे तो पूरा आइसबर्ग दिखाई देगा। उसकी भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, खैर मैंने वो कवर अप करी है अपने चैनल पे कि किस तरह से वो एक बहुत ही छोटे से पोर्शन से उन्होंने डिस्कवर किया था कि एक ग्रीन कलर का उनको लाइट दिखता हुआ आया। उस टाइम इतने ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, तो उन्होंने फिल्टर्स लगाने चालू किए कि ग्रीन कलर का फिल्टर लगाएंगे, येलो कलर का फिल्टर लगाएंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर अभी मैं बहुत कम जानता हूँ रामन सर के बारे में, अभी और भी ज़्यादा जानना है। बट अभी एक पॉइंट बोलते हैं जी, उसी सिलसिले में एक लाइन भी बोल देता हूँ। डिस्कवरी रैंडमली नहीं मिलता है किसी को, आपको उसके लिए तैयार होना पड़ता है। आपके सामने भी गिरा होगा ना, जैसे स्टोरीज होता है, आपके सामने भी अगर लक्ष्मी आके स्टोरीज में है कि सोने का कॉइन छोड़ देंगे, आप उसी वक्त ही ड्रामा करोगे, चलो अंधे होके थोड़ा चल लेता हूँ, 100 मीटर चल पाता हूँ क्या, आपको वो नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, कि ट्रेंड होना पड़ता है कि डिस्कवरी के लिए आपके सामने हो तो भी आपको नहीं दिखेगा, नहीं तो। और एक चीज ये भी थी सर इस बारे में, अब मैं आपने ये चीज बोली है तो मैं ऐड करना चाहूंगा, ये मैंने पढ़ा है कि रामन सर ने 28 फरवरी को मतलब सारे काम करके भेज दिया था नेचर मैगजीन में, और शायद मार्च 16 तक वो चीज छप गई थी। तो उसके 2-3 महीने बाद मई के आसपास, मई महीने में ही रशिया के 2 साइंटिस्ट ने सेम पेपर भेजा था नेचर मैगजीन में, बट पहले वो उनके नाम पे छप गया, रामन सर के नाम पे छप गया, तब उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि एग्जैक्टली वो लोगों को लिखने लगे थे कि देखो मैंने डिस्कवर किया हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू रिकॉग्नाइज मी, यू हैव टू रिकमेंड मी फॉर नोबेल प्राइज। एक्चुअली जब वो बिरला से, मैं डिटेल किसी को ढूंढना चाहिए डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिंक देके, कि बिरला से वो जब पैसे लिए इंस्ट्रूमेंट के लिए, वो उनको ऑलमोस्ट एश्योर कर रहे थे कि देखो मैं ऐसा काम करूंगा कि मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा। ये मुझे लेटर कहीं मिलेगा तो मैं बनाता हूँ, इस पर भी एक चीज बनाता हूँ। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, जो कि डिस्कवरी को पकड़ पाने का और डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है करके लोगों को भी बोलने का, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आज हम
नोबेल प्राइज, फर्स्ट एशियन नोबेल प्राइज के हिसाब से रमन इफेक्ट को, सीवी रमन को नहीं जानते। जी ही कुड हैव बीन लैगिंग बिहाइंड, सेल्फ डाउट में जो रह जाते हैं एक्चुअली। जी सेल्फ जी। डाउट नहीं था, वो कॉन्फिडेंट थे एक्चुअली कि मैं चमत्कार काम किया हूँ, मैं करूंगा जरूर। भले ही वो साइंटिस्ट एम्प्लॉयड नहीं थे उस वक्त, ये जो एमेच्योर लेवल के जो नोबेल प्राइज काम किए हैं ना, वो मानना पड़ेगा। यू हैव टू बी कन्विंस्ड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, नहीं तो दुनिया आपको दबा देता है, हंस हंस के आपको रुला देता है। कॉलोनियल टाइम में उन्होंने ये काम कर दिखाया। खैर इस बारे अब में कर भी नहीं पा रहे हैं हम, अब अब हम नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं, ये बात है। तो चलिए पार्ट 1 होता है यहीं पर समाप्त, और पार्ट 1 के बारे में जो भी आपके डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। रेड एट होम वाला जो पार्ट है वो हम लोग अभी नेक्स्ट डालेंगे, या फिर पहले शायद मैं रेड एट होम वाला पार्ट डाल चुका हूँगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि अभी रेड एट होम के बारे में जब हम बात करेंगे तो सर आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग जुड़ सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में उस पार्ट का यही इम्पोर्टेंस है, आप लोगों को इस बारे में बताना कि आप लोग क्या रिसर्च कर सकते हैं। सो पार्ट 2 में आप लोगों से मिलते हैं, और अगर पार्ट 2 में पहले मिल चुके हैं तो पार्ट 1 में आप लोगों से मिल गए हैं, और पार्ट 3 में आपको मिलेंगे। अभी पता नहीं है मैं पार्ट्स कैसे रखता हूँ, तो अभी थोड़ा इस चीज़ में कन्फ्यूजन है।